तो गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड अस्पताल में भीषण आग लगी है। हादसे में 8 मरीजों की मौत भी हो गई है। मृतकों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और सभी मरीज राज्य के सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले में पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य के सीएम ने अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक तरफ कोविड-19 अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं इसी कोरोना संकट के दौरान अस्पताल में भीषण आग लग गई है और इसमें 8 मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। राज्य के सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। गुजरात के अहमदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है और आग लगने के कारण वहां पर 8 मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 8 मरीज एक अस्पताल में आग लगने के कारण मौत के गाल में समा गए और अब गुजरात के सीएम ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में दुख जताया है। ये बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल में भीषण आग लगी और वहां पर 8 मरीजों की मौत हो गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की खबरें भी हर दिन सामने आ रही है, जहां पर कोई ना कोई लापरवाही बरती जा रही है और उसी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। वो जो मरीज वहां पर इलाज करवा रहे होते हैं उनको भुगतना पड़ता है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। यहाँ एक हॉस्पिटल में भीषण आग लगी और उसमें 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में। हालांकि अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से यह दर्दनाक हादसा हुआ है, भीषण आग लगने के कारण 8 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 8 मरीज इस हादसे में मारे गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। मृतकों में 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एक दर्दनाक हादसा आज सुबह ही हुआ है और एक हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसकी वजह से 8 मरीजों की मौत भी हो गई। कोविड अस्पताल में भीषण आग लगी। पारस राठौर गुजरात से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पारस, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस वजह से ये आग लगी, क्या कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल बात करें तो ये कोविड-19 हॉस्पिटल में जो आग श्वेता हॉस्पिटल बताया जा रहा है, अहमदाबाद में है और ये अभी तो फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन बताए सूत्रों की माने तो इसमें शॉर्ट सर्किट के लाइट की वजह लगने से आग लगी हुई है और अभी वहां पे अफरा तफरी थोड़ी मची हुई है, लेकिन वहां आग को काबू में कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि आग काबू में हो गई और श्वेता हॉस्पिटल अहमदाबाद जिले के अंदर सिटी विस्तार में ये हॉस्पिटल आया हुआ है और वहां पर जो कोविड-19 के जो पेशेंट वहां पर रखे गए, वहां ये बहुत बड़ी आग लगी थी, लेकिन अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पारस, इस पूरे मामले में और क्या कुछ जानकारी है? हॉस्पिटल में कितने मरीज उस वक्त मौजूद थे और किस तरीके से बाकी मरीजों को वहां से बचाया गया? बात करें तो 100 से ज्यादा वहां पर मरीज थे, क्योंकि अहमदाबाद में अभी 25 से 26 हजार मरीज कोविड-19 के शिकार हो चुके, तो अलग अलग हॉस्पिटल में रखा था, लेकिन वहां पे 100 से 150 लोग वहां पर एडमिट थे। लेकिन आग लगने से लोगों को अफरा तफरी मची, लेकिन कोई जान हानि नहीं बताई जा रही है अभी। और आग पर अहमदाबाद की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो तत्काल पहुंचा दी गई और आग पर अभी काबू तत्काल पा लिया है, लेकिन जान हानि नहीं बताई जा रही है। अभी भी वहां पर धुएं के आसार उड़ रहे हैं और ये आग जो लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगनी जा रही है, ऐसा ही बताया जा रहा है। जी पारस, जिस तरीके से 8 लोगों की वहां पर मौत हुई है और राज्य के सीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं, तो आप जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, क्योंकि उनका गुजरात से बहुत लगाव है, गुजरात मॉडल है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी तत्काल आदेश दे दिए हैं जांच के आदेश, और उन्होंने अभी भी थोड़ी पुष्टि भी की है कि हो सकता है आज दिन में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसी जगह का दौरा भी कर सकते हैं।
जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पारस। तो जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई है और सभी 8 कोरोना के पेशेंट थे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं इस हादसे में मौत के गाल में समा गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। और इसके अलावा राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं, क्योंकि एक ये बड़ा हादसा हुआ है। भीषण आग लगने की वजह से 8 मरीजों की यहां पर मौत भी हुई है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। जीसी मुर्मू ने कल ही इस्तीफा दे दिया था और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा। अब उनको उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया था और अब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा। केंद्रीय राज्य मंत्री दरअसल मनोज सिन्हा रहे हैं और अब उनको उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का। मनोज सिन्हा काफी चर्चित चेहरा हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और पिछले साल ही विभाजन हुआ है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसके बाद अब वहां पर उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब मनोज सिन्हा को वहां का उपराज्यपाल बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई है। मनोज सिन्हा को अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनोज सिन्हा काफी अनुभवी नेता हैं और काफी चर्चित चेहरा भारतीय राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है मनोज सिन्हा। और अब उन्हें उपराज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल अब मनोज सिन्हा होंगे। जीसी मुर्मू की जगह वो पदभार संभालेंगे। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र श्रीवास्तव, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से अब ये नियुक्ति हुई है और कब पदभार संभालेंगे मनोज सिन्हा? जी देखिए, आज उनके पदभार संभालने के लिए जो है कहा जा रहा है, क्योंकि कल शाम को ही जीसी मुर्मू थे जो उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको कैग बना दिया गया है और वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और आज ही मनोज सिन्हा को इसका पदभार संभालने के लिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बोल दिया गया है। और ये भाजपा के काफी कद्दावर नेता रहे हैं मनोज सिन्हा और इनको अब उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का बनाया जा रहा है। जी रविंद्र, और क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, कब तक मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे? जी देखिए, अभी जो मुझे जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद जो है मनोज सिन्हा पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपने पदभार संभालेंगे और आते ही सारे कार्य का जो कार्य हैं अपने कार्यकाल ऑफिस में जाके वहां पर सारे जितने भी काम हैं उनको उनकी देखरेख करेंगे। और उनका अनुभव जो है, काफी ज्यादा अनुभव जो है मनोज सिन्हा का है और उसी के चलते उनको ये पदभार दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार आतंकवाद है या फिर धारा 370 और 35A को हटाने के बाद जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसको लेकर उनका काफी ज्यादा राजनीति में अगर कहें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसी वजह से उनको जो है पदभार जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दिया गया है। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जीसी मुर्मू के इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह रही है, आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है? जी देखिए, इसकी वजह नहीं पता चल पाई है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और उनको कैग बना दिया गया है, ये इतना पता चल पाया है। हालांकि वजह जो है वो साफ नहीं है, क्या कारण रहे। और कल ही हालांकि जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 35A तोड़ने का जो कल पूरा दिन जश्न जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाते रहे हैं बीजेपी के लोग और कई स्थानीय लोग जो हैं, खास करके रेफ्यूजी समाज, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज इसका जश्न मनाते रहे हैं। और कल ही उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि अब राजनीति जो है समीकरण जो है वो शुरू किए जाएंगे और इसी वजह से मनोज सिन्हा को लगाया गया है। और देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में
किस प्रकार के वो फैसले लेते हैं, क्योंकि उनका अनुभव जो है वो काफी ज्यादा है। जी, इससे वहां पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में अगर उनको वहां का उपराज्यपाल बनाया जा रहा है तो वहां के जो बीजेपी नेता हैं उनमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं? जी देखिए, बीजेपी के नेता जो हैं काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कद्दावर नेता हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। हालांकि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी क्वारंटीन में हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के अंदर जो है, खास करके जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें एक उत्साह भरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां लोग जो हैं खास करके बीजेपी के, उनका कहना है कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और ये अच्छी कमान जो है जम्मू कश्मीर में संभाल लेंगे। और अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि मनोज सिन्हा किस प्रकार यहाँ के जो मसले हैं और खास करके डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको किस प्रकार से करवाते हैं। जी रविंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं जम्मू कश्मीर में वो शांतिपूर्ण हालात हैं और जिस तरीके से 1 साल हो गया है 370 और 35A को हटे भी, तो ऐसे में अब उनके सामने क्या कुछ मुख्य चुनौतियां होंगी? जी देखिए, मुख्य चुनौतियों की बात करें तो देखिए, यूथ सबसे पहले युवा के रोजगार की बात होगी, फिर डेवलपमेंट का कार्य है और खास करके जो 4G नेट बंद है उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। और पिछले 1 साल से लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने के मामले में भी अगर बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2G के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से लगातार जो है कोशिशें यही जारी रहेंगी कि मनोज सिन्हा की तरफ से लोगों को जो मनोज सिन्हा को जो इनपुट्स मिलेंगे उसी के आधार पर काम होगा। वहीं जो टोल प्लाजा लगातार जम्मू के अंदर खास करके लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी मनोज सिन्हा के सामने ये सारी चीजें आएंगी और कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि मनोज सिन्हा किस प्रकार इनको लेते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से 4G और खास करके टोल प्लाजा और युवा रोजगार को लेकर आवाजें जो हैं वो उठती रही हैं और यही 3 मसले जो हैं सबसे अहम रहेंगे। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल अब मनोज सिन्हा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और GC मुर्मू अब से पहले वहां पर इस पदभार को संभाल रहे थे, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी गई है। मनोज सिन्हा, ये जानकारी मिल पा रही है कि आज दोपहर के बाद तक वो वहां पर पहुंचेंगे और अपना पदभार संभालेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये अगली बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया चक्रवर्ती को ईडी का समन मिल गया है और कल उन्हें पेश होना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिया पर कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं और रिया चक्रवर्ती को अब ईडी ने समन भेजा है। रिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और केस में अब सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। तो ऐसे में अब मुंबई में अब भी क्वारंटीन में ही रहेंगी IPS विनय तिवारी। बिहार के DGP ने इस पूरे मामले पर अब सवाल उठाया है। बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं IPS विनय तिवारी और वो जांच के लिए इस पूरे मामले में पहुंचे थे बिहार पुलिस की तरफ से, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब सीबीआई जो है वो इस मामले में कमान संभालेगी और सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले की। रिया चक्रवर्ती की कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें ईडी की तरफ से भी समन भेज दिया गया है, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी समन भेजा गया है और कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को ईडी का समन मिला है और कल अब पेश होना होगा रिया चक्रवर्ती को। और रिया पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से पैसों का जो मामला सामने आ रहा था, सुशांत सिंह के अकाउंट से जो पैसे निकाले गए, उस मामले में अब जांच की जाएगी। और बिहार के DGP ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस के एक अधिकारी वहां पर गए थे जांच करने के लिए, पुलिस की टीम के बाद विनय तिवारी वहां पर गए थे और उनको BMC ने क्वारंटीन कर दिया था और अब वो क्वारंटीन ही रहेंगे 15 अगस्त तक। तो ऐसे में अब सवाल उठाए गए हैं बिहार पुलिस की तरफ से। बिहार के DGP ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, लेकिन BMC ने साफ कर दिया कि वो वहां क्वारंटीन में ही रहेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती की अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला अब
सीबीआई को सौंप दिया गया है और ईडी भी अब इस मामले में सामने आया और समन भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को, और अब इस पूरे मामले पर ईडी भी जांच करेगा। तो केस में अब सीबीआई की जांच होगी और रिया चक्रवर्ती जो कि गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से मामला पेचीदा होता जा रहा है? सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और अब ईडी का भी समन रिया चक्रवर्ती को मिल चुका है। जी बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने सिफारिश कर दी है। अब ऐसे में केस पूरा सीबीआई की तरफ जा रहा है। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष शुक्रवार यानी कि कल कोर्ट में रखा जाता है सीबीआई जांच को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा था कि सुशांत सिंह सुसाइड केस एक सुसाइड केस नहीं है, एक देश का नेता था, उसकी मौत का जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। तो ऐसे में सीबीआई के पक्ष में भी कोर्ट एक संकेत दिया हुआ है। देखना ही होगा कि पूरा मामला किस तरीके से सुलझ पाता है। जी अब इस पूरे मामले में अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी क्या कुछ इसमें जांच करेगी? ईडी ने 7 तारीख को रिया चक्रवर्ती को ईडी कार्यालय मुंबई में हाजिर होने के लिए कहा गया है। ईडी में रिया पहुंचती है, किस तरीके से पूछताछ होती है, क्या कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और उस दरमियान क्या रिया से जब ईडी कार्यालय पहुंचती है, क्योंकि रिया इस समय अंडरग्राउंड है, पता नहीं है कि रिया इस समय कहाँ है, तो इसलिए और भी ऑफिसरों को तलाश है। पटना से आई जो पुलिस है उन्हें भी रिया की तलाश है। तो जब ईडी कार्यालय पहुंचती है, इस पर सबकी निगाह टिकी है कि क्या रिया ईडी कार्यालय पहुंचती है, उस नोटिस पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है या नहीं। जी, और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से आईपीएस विनय तिवारी जो बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर गए थे, उनको क्वारंटीन किया हुआ है बीएमसी ने, और आप इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीएमसी की तरफ से उन्हें क्वारंटीन में ही रखने की बात कही जा रही है। देखिए, इस मामले में अभी कोविड टेस्ट विनय तिवारी का कराया जाएगा, सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद ही कोई निर्णय बीएमसी ले पाएगी। जिस तरीके से आलोचना हो रही थी उस पर अब प्रशासन और बीएमसी गंभीर है। देखना ही होगा कि कोविड टेस्ट विनय तिवारी का कब कराया जाता है। जी। लेकिन मुरारी, इतने दिन हो गए उनको क्वारंटीन सेंटर में, और बिहार पुलिस के डीजीपी भी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल लगातार उठ रहा है। विनय तिवारी जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, अगर क्वारंटीन करना था तो उन्हें उन्हीं टाइम पर किया जाना चाहिए था। लेकिन तकरीबन रात 10 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और बीएमसी के अधिकारियों के बीच में बैठक होती है और रात 11 बजे आनंद फानंद में उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार और पुलिस की मंशा क्या है। अब ऐसे में जब देश भर में आलोचना हो रही है, बिहार के डीजीपी खुद इसका विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी इसका विरोध किया है, महाराष्ट्र में तमाम संस्थाएं हैं जो लगातार इसका विरोध कर रही हैं, जिसके बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि बीएमसी का रुख बदल रहा है और वो विनय तिवारी का कोविड टेस्ट कराएंगे। जी मुरारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, और अब सुशांत केस में सीबीआई जांच तो होगी ही, लेकिन ईडी ने भी रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया और अब कल उनको पेश होना होगा। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से थम गई है मुंबई की रफ्तार। कई फुट पानी में डूब गए हैं इलाके, जो निचले इलाके हैं वहां पर कई फुट तक पानी भर गया है और 2 लोकल ट्रेनों और से 500 लोगों को बचाया गया है। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड वहां पर तोड़ दिया है। 2 लोकल ट्रेनों से 500 लोगों को बचाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं मुंबई से। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है और मुंबई की रफ्तार बारिश ने थाम दी है। कई फुट तक कई इलाकों में वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और 2 लोकल ट्रेनों से भी करीब 500 लोगों को बचाया गया है। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश की वजह से थम गई है मुंबई की रफ्तार। मुरारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मुंबई में, जिस तरीके से वहां पर कई फुट तक कई इलाकों में पानी भरा हुआ है?
2 दिन से हो रही लगातार बरसात आज देर रात आफत की तरह मुंबई पर बरसी है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे लोग थे जो बरसात में फंस गए, उन्हें एनडीआरएफ की मदद और बीएमसी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अगर मुंबई से सटे पालघर, नायगांव, वसई, विरार थाने की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात ने जमकर उत्पात मचाई है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे रोड हैं जो तालाबों में तब्दील हो गए हैं। तो जहाँ एक तरफ कोरोना की मार मुंबई झेल रही थी, वहीं बरसात भी किसी आफत से कम नहीं है और मुंबई सहित आसपास के इलाकों में अभी भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात हो रही है। जी मुरारी, कई इलाकों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है वहां प्रशासन की और सरकार की? बीएमसी की तरफ से उन तमाम समुद्री किनारों को सील किया गया है और जिन रोडों पर पानी भरा है या खतरा है, उन रोडों का रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। बेस्ट की कई ऐसी बसें हैं जिनके रूट को चेंज किया गया है। मनपा की तरफ से अपील की गई है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12 घंटे में 24 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। वहीं मुंबई पुलिस की तरफ से भी लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है। उन तमाम संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी मुंबई में जिस तरीके से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको वहां से निकाल करके कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है और कितनी संख्या में अभी वहां पर लोगों के फंसे होने की आशंका है? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था 2 दिन पहले ही, बीएमसी ने उन तमाम जो दुर्घटनाएं की जगह थी, वहां पर जितने लोग थे या जहां पर ऐसी दुर्घटना हो सकती है, वहां पर जो लोग थे उन्हें पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बीएमसी की तरफ से लगातार उन लोगों को भी सर्च किया जा रहा है जो नाले या समुद्र के किनारों जिनका मकान है, जो मकान जर्जर है, उन्हें भी बीएमसी की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं कि तमाम जो बरसात हो रही है जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी मुरारी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है वहां पर उनके रहने के लिए क्या कुछ इंतजामात हैं, क्योंकि ताकि कोरोना की महामारी उनमें ना फैले, इसलिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, मनपा की तरफ से पहले ही बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे, जिम थे, व्यायामशाला थे, गार्डन था, जो उन जगहों को बीएमसी की तरफ से क्वारंटीन किया गया था। और अब कोरोना का संक्रमण मुंबई में कम है, क्वारंटीन हुए लोग भी कम है, तो उन्हीं जगहों पर उन लोगों को रखा जा रहा है और वहां पर बीएमसी की तरफ से निगरानी भी रखी जा रही है। जी और जिस तरीके से जो स्थिति वहां पर बन रही है, क्योंकि रेल में अगर लोग फंस जा रहे हैं तो ऐसे में और भी लोग होंगे जो अपने काम की तरफ जा रहे होंगे लेकिन बीच में कहीं फंस जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है 5 से 6 टीमें महाराष्ट्र में अलर्ट की गई है, जो नासिक, पुणे, औरंगाबाद, हुलिया, मुंबई, न्यू मुंबई और थाने में तैनात की गई है। ये टीम लगातार जो है उन संवेदनशील इलाकों में सर्च कर रही है। जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पर फंसे थे या बीच पर फंसे हुए थे या किसी होटल रिसोर्ट में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को भी उन एनडीआरएफ की टीम से निकाला जा रहा है और लगातार प्रशासन यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है बरसात को लेकर। मुरारी, कितने दिनों तक ये बरसात की आफत झेलनी पड़ेगी मुंबई को? देखिए, मुंबई की जो आफत है तो हर साल झेलनी पड़ती है, लेकिन इस साल कोविड के चलते गटर नालों की साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और यही वजह है कि 1 से 2 दिन की बरसात में मुंबई जलाबोर हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे तक तेज हवाओं के साथ छुटपुट बरसात होगी। सतर्क रहने की जरूरत है और खास करके स्लम इलाकों में जहां वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा हुआ है, वहां अगर बरसात 2 से 4 घंटे और होती है तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। मनपा की तरफ से उन तमाम गटर नालों की साफ सफाई की जा रही है, वाटर लॉगिंग हटाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द पानी का निकासी हो और जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसे सामान्य किया जा सके। जी मुरारी, इस स्थिति के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, लगता है मुरारी का संपर्क कट गया है। और लेकिन मुंबई में जो स्थिति बनी हुई है वो भयावह बनी हुई है काफ़ी, और कई जगहों पर कई फुट तक पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में मुंबई में त्राहिमाम मचा हुआ है, बारिश की आफत आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जल जमाव वहाँ पर कई जगहों पर हुआ है। और जैसी खबरें जो निकल कर के सामने आ रही हैं वो और भी चिंता बढ़ा देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की लोकल ट्रेनों से अगर 500 लोगों को बचाया गया है तो काफ़ी गंभीर स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और लोग
इस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। और इस सब की वजह ये है क्योंकि जिस तरीके से जो नाले हैं उनको साफ नहीं करवाया गया, उसी की वजह से ये स्थिति वहां पर बनी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।